पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान और बुढ़िया के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इस फाइट में भी बायतियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जो बुढ़िया को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर टक्कर देता है। बुढ़िया भी जवाबी हमला कर रही थी, लेकिन बायतियान के सामने वो नहीं टिक पाती, जिस वजह से बुढ़िया की यहाँ पर हार होती है और बायतियान यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बुढ़िया ने देखा था कि बायतियान तो बड़ा ही टैलेंटेड है, तो वो यहाँ पर सीधा सीधा बायतियान को ऑफर ही दे देती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। बायतियान को सदमा लग जाता है कि बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ पर मुझसे शादी का ऑफर दे रही है, नहीं भाई मुझसे ये नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान ने फव्वारे का जो स्पिरिचुअल ऑरा था वो लिंगर की मदद से अपने पास ले लिया था। तभी वहां पर वो बुढ़िया आ जाती है, जो बायतियान से कहती है कि अरे बायतियान, तुमने ये फायर को इतनी आसानी से ले लिया। तुम्हें पता है कि मुझे ना इस फव्वारे के अंदर ये फायर को डालने में मुझे एक दिन से ज्यादा लग गया था। तुम तो बड़ी ही कमाल की चीज हो यार, तुमने तो कुछ ही मिनट के अंदर इस फायर को अपने पास ले लिया। तुम तो बहुत ही लाजवाब हो। लिन वहां पर हंस रही थी कि ये बुढ़िया फिर से फ्लर्ट करने के लिए बायतियान के पास आ गई। बहुत ही मजा आता है बायतियान को ऐसे शर्माता हुआ देखकर। बायतियान तुरंत भागकर वहां से लिन के पास आता है, उसे धक्का मारते हुए कह रहा होता है कि अरे जाओ ना, मैटर सुलझाओ ना। बुढ़िया फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। अरे फेविकॉल से चिपक गई है बुढ़िया मुझसे, जाओ मेरे इससे पीछे छुड़ाओ। इसलिए लिन वहां पर बुढ़िया से कहती है कि अरे बुढ़िया, हमने तो सिर्फ फायर ली, वो डब्बा कहाँ है जिसके अंदर पावरफुल पिल भरी हुई थी, लाओ फटाफट से उसे निकालो। बुढ़िया वो निकाल कर लिन को दे देती है। इसके बाद लिन और बायतियान तुरंत वहां से भाग जाते हैं कि चलो जान बची तो लाखों पाए। लेकिन जैसे वो भाग रहे थे, बुढ़िया उन्हें रोकते हुए कहती कि रुक जाओ, मेरे लिए बस एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा काम करते जाओ। मेरे पास ना ये थोड़े से हर्ब्स हैं, इनसे एक पिल बनानी है। जो पिल मैं रिफाइन नहीं कर पा रही थी, तुम यहाँ पर 1-2 दिन रुक कर मेरे लिए ये पिल रिफाइन कर दो, मैं उसके बाद तुम्हें यहाँ से आराम से जाने दूंगी। बायतियान कहता है कि चलो पिल ही रिफाइन करना है ना, 2 मिनट का काम है, करके दे देता हूँ, जान तो छूटेगी। लेकिन जैसे वो रिफाइन करने के लिए वो हर्ब्स ले रहा था, बुढ़िया उसका हाथ ही पकड़कर उसे छूने लगती है कि अरे वाह, कम से कम बायतियान को छूने तो मिला। बायतियान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि अरे बुढ़िया ने मुझे फिर से पकड़ लिया। बुढ़िया कहती तुम चाहो ना तो इस हर्ब्स को अपने पास रख सकते हो, या फिर मैं तुम्हें दहेज में अपना पूरा का पूरा सेट ही दे दूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होते हो तो प्लीज यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट मान जाओ, मुझसे शादी कर लो। बायतियान मन में सोच रहा था, उसकी भैंस की टांग में कौन सी मुसीबत पड़ गया, कौन सा मैंने दिन देख कर उठा था जब मैं यहाँ पर आया, नहीं आना चाहिए था। वो बुढ़िया से कहता है कि देखो, मैंने लिन के साथ ना पहले से ही हामी भर दी, हम दोनों कुछ दिनों में शादी कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिन को धोखा नहीं दे सकता। तब बुढ़िया कहती है अच्छा बायतियान, चलो ठीक है, तुम पिल को रिफाइन कर रहे हो तो मेरे कमरे में तो आके रिफाइन करो, हम दोनों कुछ देर वहाँ पर बैठ कर वहाँ पर तुम पिल रिफाइन कर लेना। लेकिन बायतियान कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे पिल रिफाइन करके आपको दे दूंगा। इसके बाद वो वहीं पर अपना फर्नेस निकालते हुए पिल को रिफाइन करने का काम शुरू कर देता है। बायतियान फटाफट जान लगाकर पिल को रिफाइन कर रहा था कि एक बार पिल रिफाइन हो जाए, ये पिल मैं बुढ़िया के मुंह पे फेंक के मारूंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से, दोबारा कभी जिंदगी में इस सेट की नजर उठाकर नहीं देखूंगा। पर बायतियान को नहीं पता था कि जो पिल वो रिफाइन करने के लिए बुढ़िया ने हर्ब्स दी हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी कि वहाँ पर तूफान आने लगता है। बुढ़िया खुद भी डर जाती है कि बाप रे, यहाँ पर तो तूफान आ गया। बायतियान वहाँ पर उन तूफान के अंदर से जितना भी ऑरा वगैरह निकल रहा था थंडर वाला, उन सभी को पिल के अंदर डालने लगता है ताकि ये पिल जो रिफाइन हो रही है वो बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन वो थंडर की पावर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, वो सीधा का सीधा अब यहाँ पर बायतियान के ऊपर ही हमला करने लगती है। लेकिन बायतियान वहाँ पर अपना मार्शल फॉर्मेशन बनाते हुए सभी थंडर के अटैक को रोक रहा था ताकि पिल को रिफाइन करने के चक्कर में उसे खुद ही को यहाँ पर चोट न लग जाए। काफी देर की मेहनत लगी थी, लेकिन इतनी देर की मेहनत के बाद आखिरकार बायतियान वहाँ पर पिल को रिफाइन कर देता है, जिस वजह से तूफान भी थम चुका था। रिफाइन करने के बाद वो पिल को बुढ़िया को देते हुए कहता है कि लो, यही पिल आपको चाहिए थे ना, मैंने आपके लिए इसे रिफाइन कर दिया। बुढ़िया वहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कह रही थी कि बायतियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मैं तुम्हारा मरते दम तक नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। कभी तुम्हारा मन करे, तुम्हारी थकान हो रही हो या तुम्हें कुछ भी अच्छा न लगे ना, तो तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हारा बहुत अच्छे से मेहमानों की तरह ख्याल रखा जाएगा। प्लीज झिझकना मत और जब भी मन करे तो यहाँ पर लौट आना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ऐसे ही रोते रोते वो झपक कर बायतियान को गले लगाने वाली थी, लेकिन लिन बीच में आकर उसे रोक लेती है कि अरे बुढ़िया दादी, जरा अपने आप को कंट्रोल रखो ना, कितना जवानी का जोश चढ़ रहा तुम्हारे ऊपर।
जाओ जाओ आराम करो, काफी देर से खड़े रहने की वजह से घुटनों में दर्द हो गया होगा। बुढ़िया वहाँ पर एक और बार ऑफर देती कि चलो आज की रात तुम दोनों रुक जाना, मैं अकेले बायतन को नहीं रुका रही हूँ, तुम दोनों चाहो तो एक कमरे में रुक सकते हो क्योंकि तुम दोनों की शादी होने वाली ना, तो थोड़ा टाइम एक साथ आपस में बिता लो। ये सुनकर तो बायतन फट से मना करने वाला था, लेकिन लिन कह देती कि वाह बढ़िया है, हम इसके लिए तैयार हैं। इस वजह से रात को लिन और बायतन एक ही कमरे के अंदर आ जाते हैं। लिन आराम से बैठी हुई थी और बायतन वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि लिन उसके पीछे न पड़ जाए, क्योंकि बुढ़िया से तो बड़ी मुसीबत से वो पीछे भागा है, अब लिन उसके ऊपर न चढ़ जाए। बायतन जैसे ही अपनी कल्टीवेशन करके रुका था, उसे सामने लिन दिखा देती जो कि बहुत ही अलग स्टाइल में लेटी हुई थी। वो बायतन से कह रही होती कि बायतन अब तो हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है ना, तो तुम यहाँ पर रेडी हो, हम यहाँ पर एक छोटा सा कांड करने वाले हैं। बायतन कहता है अरे यार कितनी हवस भरी है तुम्हारे दिमाग में, इसके अलावा कुछ सोच सकती हो क्या, बताओ ये सारी बातें, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लिन कहती कि हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है, कुछ भी इधर उधर की चीजें होंगी ना तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हूँ, सारा ज्ञान मेरे दिमाग में भरा हुआ है। बायतन कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मार्शल किंग रैल पे अटकी रहना चाहती हो या फिर ब्रेक थ्रू करते हुए मार्शल एम्परर रैल और उसके बाद मार्शल लॉर्ड रैल पे ब्रेक थ्रू करना चाहती हो, बताओ बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, यहीं पे अटकना चाहती हो या फिर ब्रेक थ्रू करना चाहोगी। जिस पर लिन कहती है कि हाँ बिल्कुल ब्रेक थ्रू करना चाहती हो, कौन ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहेगा, बिल्कुल मुझे ब्रेक थ्रू करना है, तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या। बायतन कहता है अच्छा तो ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी बिल्कुल वर्जिन हो, इस वजह से तुम्हारी ना ये जो यिंग और यांग एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर वो बिल्कुल ही प्योर है, लेकिन तुमने अभी किसी भी तरह से अपनी वर्जिनिटी लूज की तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो प्योर यिंग और यांग एनर्जी है ना वो खत्म हो जाएगी, और एक बार अगर ये खत्म हुई तो वो तुम्हारी बॉडी पे ऐसा असर करेगी कि तुम हमेशा के लिए अपना मार्शल किंग रैल के ऊपर ही अटकी रह जाओगी, तुम ना ही मार्शल एम्परर रैल को ब्रेक थ्रू कर पाओगी ना ही मार्शल किंग रैल को ब्रेक थ्रू कर पाओगी, हमेशा इसी तरह से अटकी रहोगी। तो बताओ क्या अभी भी इरादा है कुछ करने का, करना है तो चलो कुछ करते हैं, यहीं पे तो बेड रखा हुआ है, क्यों अब डर गई क्या। ये सुनकर तो लिन घबरा जाती कि नहीं नहीं बायतन अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, मैं तुमसे ना बाद में मिलती हूँ, अभी आराम से सो जाते हैं, ये चीज हम कभी बाद में भी देख लेंगे, अभी इसे ना करना ही बेहतर है। बायतन की जान में जान आती कि चलो भाई साहब कुछ तो बता के यहाँ पर मैंने लिन से पीछा छुड़ाया, अच्छा हुआ कि उसे यकीन तो हुआ इस बात पे। लिन जैसे ही वहां से गई थी, बायतन दोबारा से बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि उसे कल्टीवेशन में एकदम शांति चाहिए और कोई भी उसे अपना ध्यान नहीं भटकाना। तो वो लिन के जाने के बाद आराम से अपना कल्टीवेशन करने के लिए लग जाता है। कल्टीवेशन करते हुए उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था, और ये कल्टीवेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे बायतन की बॉडी में भी क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। वो यहाँ पर उसी फायर को रिफाइन कर रहा था जो उसने फव्वारे से ली थी, उसे रिफाइन करने के बाद बायतन कहता है कि अरे वाह इस फायर ने तो मुझे पूरी तरह से रिकवर किया और ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ब्रेक थ्रू भी कर चुका हूँ, वाह बड़ा मजा आ गया, क्या ही कमाल की फायर थी। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे के बाहर कोई ना कोई तो है, लेकिन जब वो बाहर झांक कर देखता है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर तो यार कोई नहीं है, इसलिए वो अपना भ्रम समझकर इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब वो सामने देखता है तो जहाँ पर लिन बैठकर एकदम अजीब पोजीशन में लेटी हुई थी, अब वहाँ पर बुढ़िया आ गई होती है जो खुद यहाँ पर अजीब पोजीशन में लेटी हुई थी ताकि बायतन को थोड़ा सिड्यूस कर सके। वो कहती है बायतन देखो कितनी लंबी रात है, तुम इतनी पूरी लंबी रात में अकेले रहकर बोर नहीं हो जाओगे, तो मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। बायतन अपनी इज्जत बचाते हुए पीछे खसक रहा था कि मैं इससे तो यहाँ पर वर्जिन वाला भी बहाना नहीं कर सकता, ये तो नहीं मानेगी। वो चिल्लाकर कह रहा था कि कोई मेरी इज्जत बचा लो, आज मेरी इज्जत लुटने वाली है। बुढ़िया जो थी वो आराम आराम से बायतन की तरफ बढ़ रही थी और नाटक का वो वहाँ पर गिर जाती है ताकि सीधा बायतन के ऊपर ही गिर सके, लेकिन वो उसके ऊपर गिरती बायतन बिजली की रफ्तार के साथ कमरे का दरवाजा खोलकर भाग जाता है कि भागो यहाँ से वरना आज तो मेरी इज्जत चली जाती है। लेकिन बायतन भागकर जब दूसरे कमरे में आया था तो वो गलती से लिन के कमरे में आ जाता है जो वो वहाँ पर नाइट ड्रेस पहनकर लेटी हुई थी। वो बायतन को अपने कमरे में देखकर हैरान रह जाती कि अरे बायतन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बायतन उसे शांत करवाते कहता है कि कुछ बोलना नहीं, बाहर वो बुढ़िया खड़ी है जो मुझे ही ढूंढ रही है, बाहर गया तुम समझो कि मेरी इज्जत गई। ये सुनकर लिन उसे कहती है कि अच्छा बुढ़िया को भगाना है ना, तो मेरे पास एक तरीका, आओ मेरे करीब आओ, हम दोनों साथ में यहाँ पर रहेंगे ना तो बुढ़िया शर्मा कर भाग जाएगी। बायतन कंफ्यूज में खड़ा था कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, लेकिन बुढ़िया के पास जाने से अच्छा कि मैं लिन के पास चले जाऊं। तो वो लिन के पास ही चला जाता है और लिन के बाजू में जाकर वो लेट चुका था, दोनों एक ही बेड के ऊपर लेटे हुए थे। लिन वहां पर कहती कि हम अंदर से तो नहीं कर सकते तो ऊपर ऊपर से तो कुछ कर सकते हैं ना, तो क्यों ना हम ऊपर ऊपर से ही कुछ करें, बुढ़िया को डाउट नहीं लगना चाहिए ना, बुढ़िया को भगाने का यही तो रास्ता है। बायतन कहता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा कंट्रोल बाहर गया ना तो तुम्हारी यिन और यांग बॉडी फिर डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए चुपचाप से यहाँ पर लेट जाओ अगर अपना ब्रेक थ्रू कराना है तो। इसलिए लिन वहाँ पर गुस्सा होते हुए लेट जाती है। बायतन कहना था कि यहाँ पर ना मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो इसलिए कल सुबह ही मैं निकलूँ
निकलूंगा माउंटेन पे जाने के लिए ताकि मैं स्काई फायर ले सकूं। मैंने बहुत दिन ऐसे ही यहाँ पर इधर उधर घूमते हुए वेस्ट कर दिए, अब और ज्यादा टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो कल ही सुबह मैं लिन को लेकर निकलूंगा ताकि मैं स्काई फायर ला सकूं। ये दोनों अपना कमरे में आराम से लेटे हुए थे, तो वहीं बाहर बुढ़िया खड़ी होकर एकदम ज्यादा उदास थी कि काश बायतन मेरे पास आ जाता, लेकिन ये तो मुझसे डर कर भाग गया। मैंने इसका क्या ही बिगाड़ा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। चलो खैर कोई बात नहीं, आज की रात नहीं सही तो भला कोई दूसरा दिन, लेकिन कोई ना कोई दिन तो ऐसा ही आएगा जिस दिन मैं बायतन के साथ मजे करूंगी। इतना कहने के बाद बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी और बायतन अपना कल की तैयारी के लिए वहाँ पर आराम से सो जाता है ताकि अपनी सारी थकान दूर करने के बाद वो कल अपने नए सफर पर निकल सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।